गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी और उसका एनालिसिस। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग पढ़ चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी 12th वगैरह में। जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप वहां पर पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस लेक्चर के जो कंटेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कि किसी भी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी हमें जरूरत है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सेकंड, हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। अब जो डेफिनेशन है मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स के साथ वहीं पर ही बताऊंगी, अभी नहीं बताएंगे। तो थर्ड जो टॉपिक है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, और चौथा जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर, कि बाइंडिंग एनर्जी जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं वो मास नंबर के साथ किस तरीके से वेरिएंट हो रहा है उसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी से कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो वो है कि किसी भी न्यूक्लियस के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी हम निकालें, जैसे कि यहां पर हमने बताया हुआ है कि अगर किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई कि वो एनर्जी जिसको जिसको या जिसकी आवश्यकता होगी अगर हम न्यूक्लियस के सारे पार्टिकल्स जिनसे वो मिलके बना हुआ है उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, किसी भी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन यहाँ पर हमने दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम जर्नल एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को समझने की कोशिश करें तो क्या है कि यदि मान लीजिए हमारे पास सेपरेटली जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है। ठीक है, सेपरेटली, जो कि कहां पर स्थित है, इन्फिनिटी में, यानी कि हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करें, इन्फिनिटी से उनको लेकर आ रहे हैं और एक साथ उसे कंपोजिट कर रहे हैं न्यूक्लियस के फॉर्म में विद द मास एम ए जेड। ठीक है, हमने जेड प्रोटॉन ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स को इन्फिनिटी से अनंत से लेके आए और उनको एक न्यूक्लियस की फॉर्म में बनाया एम ए जेड जिसका मास है। तो उसमें क्या होगा कि जब हम इस तरीके से उनको पास में ला करके और उनको बाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वही बात है कि अगर उनको बाइंड करने के लिए हमें एनर्जी रिलीज हुई है तो अगर हमें उन्हें सेपरेट करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वही जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियस को देना होगा अगर हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द न्यूक्लियस, इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स न्यूक्लियस कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अब इसकी जो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाइज हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी एक तरीके से बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रही है, हमें स्टेबिलिटी दे रही है। किसी भी पार्टिकल न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट जो हमने अपने लेक्चर में लिया है वो है कि मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या है, हमने अभी अभी एग्जैक्ट मास एम ए जेड के बारे में पढ़ा कि किसी भी न्यूक्लियस का मास जो है ये है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है। तो क्या होता है कि जो उसका एग्जैक्ट मास होता है वो उनके जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं यानी कि जेड और ए माइनस जेड जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके अगर हम मास को एडअप करके बनाएं तो उनमें कुछ डिफरेंस मिलता है। और ये जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो
मास है उनको एडअप किया गया, तो इससे ये जो mz है ये क्या होता है, डिफर होता है, और इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट, जिसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मिला करके हम मास निकाल रहे हैं वो ज्यादा है, maz कम है। ठीक है, तो यहीं पे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन, अगर सिंगल प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो एटम है उसको हम एक प्रोटॉन से मिलके बना हुआ मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं MH से। ठीक है, अब देखिए वापस से वही चीज है कि जो हमने डेफिनेशन वहां पर बाइंडिंग एनर्जी के लिए दी थी सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर मास डिफेक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि यदि हम जेड प्रोटॉन और a माइनस जेड न्यूट्रॉन्स को अनंत से लेके आए, ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी टू ज्वाइन देम टुगेदर, उनको एक साथ बाइंड करें एज द न्यूक्लियस, तो क्या होगा कि जब हमने कहा ना कि एनर्जी रिलीज होती है तो सम मास इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी निकल रही है वो किस फॉर्म में निकल रही है, मास के फॉर्म में निकल रही है, यानी कि जो मास है वो कुछ कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो ये जो लॉस ऑफ मास है दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट, जो द्रव्यमान में कमी आई है उसको हम क्या कहेंगे, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। तो अब समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। देखिए यहां पर अब फॉर्मूला दिया गया है कि EB इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा है ना आपने आइंस्टीन फॉर्मूला, तो उसमें हम क्या देते हैं कि अगर किसी पार्टिकल m है तो उसको हम ऊर्जा से रिलेट कर सकते हैं, तो समझ में आ गई बात कि अगर डेल्टा m मास डिफेक्ट है तो इक्विवेलेंट जो बाइंडिंग एनर्जी दैट विल बी दिस, और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा m की वैल्यू, अगर हमें सीधे पता है तो हम इस फॉर्मूले में रख के बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम, पैकिंग फ्रिक्शन। अब पैकिंग फ्रिक्शन क्या है कि देखिए हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली, मास डिफेक्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद आता है पैकिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रिक्शन क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट मास है यहाँ पर कैपिटल M, ठीक है, A मास नंबर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों को अगर हम पर यूनिट मास नंबर लेते हैं दैट इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो M माइनस A क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो है वो हो जाता है मास डिफेक्ट के बराबर, यानी कि डेल्टा जो है दैट इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो एक तरीके से क्या हुआ कि मास डिफेक्ट को हमने पैकिंग फ्रिक्शन की फॉर्म में लिखा है, तो इसी तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी को भी उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट मास अगर हमें निकालना है, अगर पैकिंग फ्रिक्शन हमारे पास है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस F। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं कि जो मास डिफेक्ट है उसके और F के बीच में, यानी पैकिंग फ्रिक्शन के बीच में हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ग्राफ खींचते हैं, उनके वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई लेस देन 20 के लिए और ग्रेटर देन 150 के लिए जो इसकी वैल्यू है, पैकिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आती है पॉजिटिव, और बाकी जो बीच वाले हैं उनके लिए आती है नेगेटिव। ठीक है, और जो कार्बन है उसके लिए इसकी वैल्यू आती है 0। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे कि भाई किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि पैकिंग फ्रिक्शन हम निकाल क्यों रहे हैं, वो निकाल रहे हैं हम किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनर्जी और उसकी स्टेबिलिटी के लिए, कि भाई पैकिंग फ्रिक्शन को हमने किससे रिलेट कर दिया, स्टेबिलिटी से, कि नेगेटिव जो पैकिंग फ्रिक्शन है दैट शोज मीन्स दैट कि सम मास has been converted into energy during the formation of that particular nucleus, कि जो नेगेटिव पैकिंग फ्रिक्शन है वो उसके अमाउंट को बता रहा है कि भाई कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर जितना ज्यादा नेगेटिव उसका पैकिंग फ्रिक्शन होगा तो वो उसी तरीके से ज्यादा न्यूक्लियर स्टेबल होगा।
ठीक है, वो न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन वहीं अगर पॉजिटिव पैकिंग फ्रिक्शन है तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी भी बताया कि लेस देन 20 और ग्रेटर देन 150 के लिए वो क्या है, पॉजिटिव है, और बीच वालों के लिए नेगेटिव है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हैं, स्टेबल है इन कंपैरेटिव टू लाइटर न्यूक्लियाइज एंड हैवी न्यूक्लियाइज। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ लिया, अब हम उसको थोड़ा सा पर न्यूक्लियॉन्स के हिसाब से पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या हो जाएगी, जिसको हम मीन बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, कि स्पेसिफिक जो बाइंडिंग एनर्जी है ऑफ द पर यूनिट मास नंबर, यानी कि हर एक न्यूक्लियस के लिए कितना होगा। तो उसको हमने यहाँ फॉर्मूले से दिया हुआ है कि यदि टोटल बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है और उसको हम मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो पर न्यूक्लियाई हमारे पास कितना होगा, पर न्यूक्लियन कितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास आ जाती है, जिसको हम मीन बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है कि देखिए जिसके लिए एटॉमिक नंबर कम है, अगर दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी सेम है, लेकिन एक का मास नंबर कम है, एक का मास नंबर ज्यादा है, तो क्या होगा कि जब हम मीन बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो जो कम मास नंबर वाला पार्टिकल न्यूक्लियस है उसके लिए मीन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आएगी, वहीं जिसकी मास नंबर ज्यादा है उसका मीन बाइंडिंग एनर्जी कम आएगी। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा मास नंबर वाला पार्टिकल है उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब हमने वही चीज लिखी है कि ग्रेटर मीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस मोर स्टेबल इन द न्यूक्लियस। ओके, कि अगर हमें किसी भी एक न्यूक्लियन को किसी न्यूक्लियस से निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो वो चीज हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मीन बाइंडिंग एनर्जी से। जिसके लिए मीन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि अब हम इस मीन बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर के साथ स्टडी करते हैं, जो कि हमने क्या किया है, कर्व इस तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है उसमें हम शो कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि जब हम इसमें स्टार्टिंग में देखते हैं तो क्या होता है कि मास नंबर के साथ साथ ये बहुत शार्पली इंक्रीज हो रहा है, यानी एकदम सडन उसमें इंक्रीज हो रहा है। और साथ में ही देखिए हमें यहाँ पर कुछ पीक्स मिल रहे हैं, ये देखिए ये जो पीक्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमें सडन पीक्स मिले हैं 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं तो ये क्या शो कर रहे हैं कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं A4, A12, 16, 20 वाले, जिनको कि हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और कौन सा है, नियोन, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इनकी मीन बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है अपने नेबरिंग वालों से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होंगे ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जब हमने इसे आगे देखा कि ये तो सडन एकदम शार्पली इंक्रीज हुआ, उसके बाद क्या होता है कि उसमें ये जो इंक्रीमेंट है थोड़ा स्लाइड हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। और ये जो इंक्रीमेंट फिर चलता है वो है हमारे पास मैक्सिमम किस पर, 56 पर। ठीक है, जो मैक्सिमम हमें मिल रहा है वो है 56 पर, जो कि बता रहा है Fe को। ठीक है, अब Fe की कितनी है, मीन बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसकी वजह से मैक्सिमम मीन बाइंडिंग एनर्जी होने की वजह से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। यदि ये आपके जीएस जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है, तो दैट इज Fe। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि पीक पे हम पहुंच गए, पीक के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे फिर वो डाउन होने लग जाता है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है स्लोली, लेकिन ठीक है ना। अब की बार क्या हो रहा है, जैसे
इंक्रीज जो शार्पली हुई वो डिक्रीज शार्पली नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे स्लोली होती है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो डाउन भी हो रही है ना, तो वो केवल 8.8 से 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होती है, यानी कि ज्यादा कम नहीं होती। जैसे हमने शुरुआत की थी 0 से, तो यहाँ पर हमें वो 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ए इज ग्रेटर देन 16, जो यहां से देखिए इस पॉइंट के बाद से जो यहां तक का जो ये पूरा कर्व है वो हमें क्या मिल रहा है, लगभग फ्लैटन मिल रहा है, ठीक है, नियर अबाउट दी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो अब देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा कि ग्रेटर देन 150 और लेस देन 20 वाले जो न्यूक्लियाइज है, ठीक है, तो उनकी जो मीन बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, कंपैरेटिव कम है, ठीक है ना। इन बिटवीन दी 20 टू 150, उनके बीच के जो न्यूक्लियाइज हैं उनके कंपैरेटिव इधर वाले और इधर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हेवियर यानी कि ग्रेटर देन 150 वाले जो न्यूक्लियाइज है वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा यानी नाभिकीय विखंडन के द्वारा डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर के न्यूक्लियाइज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा, मिडिल ऑर्डर के ना एलिमेंट्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि जो छोटे वाले हैं, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ वालों की, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे कि ज्वाइन हो जाएंगे न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा ये क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और इस ऑर्डर यानी ग्रेटर देन 20 वाले जो है उनमें हैवियर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके इसकी जो मीन बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो मोर ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा 7 पॉइंट है, अब इसमें क्या है कि जो हमने ये नंबर्स लिखे हैं 2, 8, 20, 28, 50 एंड 82, तो ये ऐसे नंबर हैं अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से किसी एक की अगर संख्या इन नंबर्स पर है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो कंपैरेटिव उसके जो नेबरिंग जो उनके न्यूक्लियाइज थे उनके कंपैरेटिव वो ज्यादा थी, ठीक है। तो इसलिए इन नंबर्स को कहा गया मैजिक नंबर, जिन पर की बाइंडिंग एनर्जी हमें ये एनालिसिस किया गया कि भाई ये जो नंबर है इन पर बाइंडिंग एनर्जी मीन बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिव ज्यादा है, तो इसलिए इन नंबर्स को कहा गया मैजिक नंबर, ठीक है। और फिर इसी ग्राफ को एनालिसिस करते हुए तो उसमें जब मीन बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की गई फॉर द लाइट न्यूक्लियाइज, तो उसमें कहा गया कि जो लाइट एंड न्यूक्लियाइज है उनमें बीटा स्टेबिलिटी मिलती है, जिनके लिए एन और जेड यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो लगभग अपने मास नंबर के हाफ के बराबर है, a/2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम हैवी न्यूक्लियाइज के लिए स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 1.5 जेड के बराबर मिलती है, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या है उसके कंपैरेटिव न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है फॉर द स्टेबिलिटी, यानी हेवियर जो न्यूक्लियाइज है उनको स्टेबल करके रखना है तो उसमें हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो ज्यादा रखनी होती है। तो ये जो ग्राफ का एनालिसिस था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए, इस ग्राफ के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। और बाकी के जो हम फर्दर इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उनको लेके आने वाले हैं वो भी इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी लेक्चर मिस ना करें, रेगुलर पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं भी आपको डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।